मिस्टी आइलैंड पर रहने वाली ये राक्षसनुमा छिपकली खतरनाक तो है ही, पर साथ ही ये गायब भी हो सकती है। शिकार करते वक्त ये हवा में घुलकर धीरे धीरे पास आती है और पलक झपकते ही शिकार को मौत की नींद सुला देती है। अभी ये छिपकली एक पुल पर अपने ही जैसे राक्षसनुमा सांप से भिड़ चुकी है, जहाँ गाड़ी के अंदर बैठे मासूम लोग सिर्फ सांस रोके हुए उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में कब किस इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये जानने से पहले कि कौन मरेगा, ये जानना जरूरी है कि ये छिपकली आखिर है कौन और ये मिस्टी आइलैंड तक पहुंची कैसे। दरअसल 48 घंटे पहले जब मिस्टी आइलैंड के बीच पर लोग सुकून से एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक आसमान से मीटियोर गिरने लगे और ये मीटियोर सीधा आइलैंड की जमीन से टकरा गए। इसी दौरान उस बीच पर शाओगुआंग और जोमी नाम का एक कपल भी मौजूद था, जो इस नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। इसके बाद शाओजुआंग क्रियोसिटी के मारे जोमी को उस जगह पर ले गया जहां मीटियोर गिरा था, क्योंकि वो उसे करीब से देखना चाहता था। हालांकि जोमी इस खतरे के सख्त खिलाफ थी, मगर शाओगुआंग ने उसकी एक नहीं सुनी। वो दोनों उन मीटियोर्स का पीछा करते हुए एक पुरानी माइन तक पहुंच गए, जहां शाओगुआंग को लगा कि यहाँ उन्हें काफी कीमती चीजें मिल सकती हैं। उसने जोमी को एक जगह पर खड़ा किया और खुद मीटियोर के टुकड़ों की तलाश में निकल गया, जहाँ उसे 2 चमकदार पत्थर मिले जो उसने जोमी को थमा दिए। पर उसका लालच यहीं पर खत्म नहीं हुआ और वो और पत्थर ढूंढने के लिए अंदर चला गया। उस दौरान जोमी को कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था और वो बार बार शाओगुआंग को आवाज लगा रही थी, लेकिन वो पत्थर इकट्ठा करने में पूरी तरह से बिजी था। इसी बीच जोमी के सामने एक विशालकाय छिपकली आ गई, जिसे देखते ही जोमी डर के मारे भागने लगी और वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते वो 2 आदमियों से जा टकराई, जिसकी वजह से एक कीमती पत्थर उसके हाथ से छूट गया। लेकिन अभी भी बिना रुके जोमी ने अपनी जान बचाने के लिए भागना जारी रखा। उस दौरान उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने वो पत्थर उठा लिया, पर तभी वहाँ वो लिजर्ड मॉन्स्टर आ पहुंचा, जिसे देखकर वो दोनों आदमी डर गए। पर उस छिपकली ने अचानक उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इधर जाओमी पानी में छुपी हुई थी, लेकिन सांस लेने के लिए जैसे ही वो सतह पर आई, उसके ठीक सामने अचानक वो छिपकली वाला मॉन्स्टर आ गया। अब अगले दिन मिस्टी आइलैंड के एक गांव में जाओ नाम की एक रिसर्चर पहुंचती है, जो वहां के पानी के सैंपल्स इकट्ठा कर रही थी। असल में वहां के लोग पानी को पीने की वजह से लगातार बीमार पड़ रहे थे, और अभी जाओ जिस जगह पर अपनी रिसर्च कर रही थी वो मीटियोर गिरने वाली जगह से ज्यादा दूर नहीं थी। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि वहाँ सिग्नल्स पूरी तरह से गायब हैं, और ये समस्या कल रात के मीटियोर इम्पैक्ट के बाद से ही शुरू हुई थी। अब वैसे जाओ के साथ टियानमिंग नाम का एक टूरिस्ट गाइड भी था, जो पिछले 3 दिनों से उसके हर सफर में उसका साथ दे रहा था। तो अभी दोनों अपनी बची हुई रिसर्च पूरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एक विशालकाय स्नेक मॉन्स्टर ठीक उनके रास्ते में मौजूद है। खैर, कुछ देर चलने पर टियानमिंग को झाड़ियों में कुछ आहट सुनाई देती है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी गन निकाल लेता है। हालांकि उन झाड़ियों से फैटी नाम का एक शख्स बाहर निकलता है, जो वहाँ सिग्नल टावर चेक करने आया था। फैटी, जो पहले से ही टियानमिंग का जानकार था, वो फिलहाल जाओ की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे पहली नजर में ही जाओ से लगाव हो गया हो। तब फैटी बड़ी उत्सुकता से टियानमिंग से जाओ के बारे में पूछने लगता है, और तब उसे पता चलता है कि वो एक साइंटिस्ट है। अब क्योंकि जाओ और टियानमिंग को भी उस सिग्नल टावर की ओर ही जाना था, इसलिए फैटी भी उनके साथ ही आगे बढ़ गया। फैटी उन्हें अपने साथ गाँव के हेड टियानजाओ के पास ले गया, जो फैटी का सगा भाई है, और वो दोनों यहाँ साथ ही आए थे। अभी जब टियानजाओ ने पूछा तो फैटी ने गर्व से बताया कि ये एक साइंटिस्ट है, जिसके बाद ये सब लोग मिलकर सिग्नल टावर की ओर रवाना हो गए। खैर, अब टावर फिक्स होते ही जाओ के डिवाइस में सिग्नल वापस आ गए, जिसके बाद ये लोग थोड़ा और आगे बढ़े और ठीक उस मीटियोर साइट पर जा पहुंचे। वहाँ हर तरफ कीमती पत्थरों का ढेर लगा हुआ था, जिन्हें टियानजाओ का साथी तेजी से समेटने लगा। इसी बीच आगे बढ़ते हुए फैटी की नजर एक बेजान शरीर पर पड़ी, जो कि किसी और का नहीं बल्कि शाओगुआंग की लाश थी। उसे देखते ही फैटी के होश उड़ गए, क्योंकि वो और शाओगुआंग एक ही फैक्ट्री में साथ काम किया करते थे। तब हैरानी में फैटी ने सबको बताया कि कल ही शाओगुआंग जोमी के साथ डेट पर निकला था, और जोमी भी उनकी फैक्ट्री की ही वर्कर है। पर सवाल ये था कि अगर शाओगुआंग की लाश यहाँ है तो जोमी कहाँ गई। इसी चिंता में सभी लोग मिलकर जोमी की तलाश में जुट गए, मगर काफी ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। इसी बीच उन्हें जमीन पर एक विशालकाय पैर का निशान मिला, जिसे देखकर वो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद ये किसी शेर का या फिर भेड़िए का निशान होगा। लेकिन जाओ ने उन्हें टोकते हुए साफ किया कि ये किसी रेप्टाइल का निशान है, और वो शिकारी अभी भी इस जंगल में कहीं पर मौजूद है। तब तलाश जारी रखते हुए उन्हें आगे एक लवारिस व्हीकल मिला, जो फैटी की फैक्ट्री का था। दरअसल गाँव में मिस्टर बू की एक बड़ी फैक्ट्री थी, जहाँ गाँव के ज्यादातर लोग काम करते थे। वहाँ हर तरफ खून के धब्बे बिखरे हुए थे, और जमीन पर फैक्ट्री का काला
जहरीला लिक्विड बहा हुआ था। इसी बीच जाओ की नजर एक तालाब पर पड़ी जहाँ जोमी बहुत ही बुरी हालत में फंसी हुई थी। उस दौरान फैक्ट्री की गाड़ी से एक पाइप जुड़ा हुआ था जिसमें से निकलने वाला सारा कचरा सीधा उसी तालाब में गिर रहा था। तब बिना देरी किए टिएनमिंग तालाब में उतरकर जोमी को बाहर निकालता है, जिस दौरान जोमी बुरी तरह से सहमी हुई थी, जिसे देखकर टिएनजाओ ने कहा कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जिसके बाद वो सभी उसी फैक्ट्री की गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसी तालाब के पास एक और घायल शख्स जमीन पर रेंगते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके वहां से निकल पाने से पहले ही वो विशालकाय छिपकली दस्तक देती है और उस आदमी को खींचकर झाड़ियों में ले जाती है। इधर गाँव की ओर बढ़ते वक्त जाओ के पास उसके प्रोफेसर का वीडियो कॉल आया जो उसे उन रहस्यमयी पत्थरों के बारे में कुछ बताना चाहते थे, मगर कमजोर सिग्नल की वजह से कॉल बीच में ही कट गई। तभी जाओ ने देखा कि जोमी के पास वही एक पत्थर मौजूद है और उसने वो पत्थर मांगने की कोशिश की, लेकिन जोमी ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो शाओगुआंग की आखिरी निशानी थी। ये देखकर टिएनमिंग ने जाओ को रोका और कहा कि वो जोमी को और परेशान ना करे क्योंकि वो पहले से ही काफी सदमे में है। इसलिए अभी शांत होकर जाओ ने गाड़ी में रखे फैक्ट्री वेस्ट को देखकर टिएनजाओ से सवाल किया, पर टिएनजाओ ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा कि उसे इस सब से क्या मतलब। तभी टिएनमिंग गुस्से में बीच में बोल पड़ा। उसने इल्जाम लगाया कि इसी जहरीले वेस्ट की वजह से गाँव के कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, पर इसके बावजूद आज तक इसकी कोई जांच नहीं हुई। इतना ही नहीं बल्कि उसने ये दर्दनाक खुलासा भी किया कि उनके अपने पेरेंट्स की मौत भी इसी वजह से हुई थी। पर टिएनजाओ ने उससे ये बात छुपा कर रखी और उल्टा उसे पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज दिया। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में तीखी बहस शुरू हो गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसे जाओ ने बीच बचाव करके रोका। इसके बाद ये सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचे जहां गांव का एक लड़का टिएनजाओ के पास आया और उसने बताया कि उसके घर में मीटियोर गिरने की वजह से छत टूट गई है और वो घायल हो गया है। तब टिएनजाओ ने उसे तुरंत मदद का भरोसा दिलाया, जिससे ये साफ झलकता है कि वो गांव का एक जिम्मेदार हेड है। अब आगे जाओ और बाकी लोगों को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद टिएनजाओ अपने आदमी के साथ फैक्ट्री पहुंचा और वहां वो फैक्ट्री के ओनर मिस्टर वू से मिला और उस पर बरस पड़ा। उसने गुस्से में पूछा कि मना करने के बावजूद उसने फैक्ट्री का वेस्ट माउंटेन पर क्यों फेंका, जिसकी वजह से लोग बीमार होकर मर रहे हैं और उसकी फैक्ट्री का एक वर्कर भी अपनी जान गंवा चुका है। मगर मिस्टर वू ने बड़े ही लापरवाह अंदाज में जवाब दिया कि उसने कचरा गाँव में नहीं बल्कि पहाड़ों में फेंका है। हालांकि बात वही थी क्योंकि पहाड़ों पर भी तो लोग रहते ही थे। लेकिन अभी मिस्टर वू ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसका बजट इतना नहीं है कि वो वेस्ट को कहीं दूर ठिकाने लगा सके। इसी दौरान टिएनजाओ के साथ आए आदमी ने मिस्टर वू को वही अनोखा पत्थर दिखाया और बताया कि ये पत्थर सोने से भी ज्यादा कीमती है। ये सुनते ही मिस्टर वू के मन में लालच आ गया और उसने टिएनजाओ के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो ऐसे और पत्थर लाकर देगा तो वो फैक्ट्री बंद कर देगा। दूसरी ओर हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट औरत आई हुई थी जिसे डॉक्टर ने बताया कि उसके बच्चे को खतरा है और ये सुनकर वो औरत डर गई, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और आराम करने की सलाह दी। वहीं डॉक्टर ने जोमी का चेकअप करने के बाद बताया कि वो अब खतरे से बाहर है और उसे बस थोड़े से सुकून की जरूरत है। अब इसके बाद जोमी जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आई तो जाओ फिर से उससे उस पत्थर की मांग करने लगी, मगर जोमी पहले से ही इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसने पत्थर देने से साफ मना कर दिया। और ये देखकर टिएनमिंग ने जाओ को समझाया कि वो उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। तभी फैटी ने बीच में बोलते हुए बताया कि पास ही एक शख्स के घर पर मीटियोर गिरा है जहां जाकर जाओ अपनी रिसर्च के लिए पत्थर चेक कर सकती है, जिस पर जाओ तुरंत राजी हो गई और फिर वो टिएनमिंग, जोमी और फैटी के साथ उस घर की ओर निकल पड़ी। इधर टिएनजाओ पहले से ही उस आदमी के घर में मौजूद था जहाँ मीटियोर गिरा था। वो उस आदमी को समझा रहा था कि इस पत्थर में कोई खतरनाक पदार्थ हो सकता है जो कि जानलेवा है, मगर उस आदमी ने झूठ बोलते हुए कहा कि पत्थर उसके पास नहीं है, जिसके बाद टिएनजाओ के वहां से जाते ही उस आदमी ने वो पत्थर निकाल लिया। पर वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि ये लालच उसकी मौत बनने वाला है। अब इसी बीच वहां वो विशालकाय छिपकली दस्तक देती है और इस मॉन्स्टर के पास अदृश्य होने की शक्ति थी। वो गायब होकर छुप गई और मौका मिलते ही उसने उस आदमी पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। तब उस मॉन्स्टर की भयानक दहाड़ टिएनमिंग और उसके साथियों के कानों तक भी पहुंची, जिसे सुनकर सभी चौकन्ना हो गए। दूसरी ओर टिएनजाओ जब पत्थरों की तलाश में आगे बढ़ रहा था तब उसके साथी ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि मिस्टर वू बीमार वर्कर्स को कंपनसेशन और पेंशन देता है। ये सुनकर टिएनजाओ समझ गया कि मिस्टर वू असल में अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो लोगों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें पैसे देता है। इसलिए सच्चाई सामने आते ही टिएनजाओ ने गाड़ी रुकवाई और वापस मिस्टर वू के पास जाने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर मिस्टर वू उन कीमती पत्थरों को लेकर बैठा था, पर इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड ने मजाक मजाक में एक पत्थर उठाया और उसे लेकर बाथरूम में चली गई।
वो नहा रही थी कि तभी वहाँ वो छिपकली मॉन्स्टर आ गया जो उन पत्थरों की तलाश में आया था। तब खिड़की के रास्ते से अंदर घुसकर उसने मिस्टर वू की गर्लफ्रेंड पर हमला किया और उसे मार डाला और इसके बाद वो मॉन्स्टर मिस्टर वू की ओर बढ़ा। तब उसी दौरान मिस्टर वू डर के मारे थर-थर कांपने लगा और उसने भागने की कोशिश की, मगर वो उस मॉन्स्टर के जाल से निकल नहीं पा रहा था। तब ठीक उसी वक्त टियानमिंग वहाँ पहुंचा और उसने मॉन्स्टर पर निशाना लगाते हुए गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन वो मॉन्स्टर पलक झपकते ही अदृश्य हो गया। पर इसके बावजूद टियानमिंग किसी तरह उस मॉन्स्टर को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर फैटी, जाओ और जोमी मिस्टर वू के घर के ठीक नीचे खड़े होकर हालात का जायजा ले रहे थे। पर तभी उन्हें टियानमिंग बिल्डिंग से तेजी से भागते हुए निकलता हुआ दिखाई दिया और वो सब बिना वक्त गवाए उसका पीछा करने लगे। फिर बाद में जब वो टियानमिंग से मिले तो उसने सबको फौरन वहाँ से निकलने का इशारा किया, क्योंकि वो खौफनाक मॉन्स्टर ठीक उनके पीछे खड़ा था। तब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और रास्ते में मिलने वाले बाकी लोगों को भी खतरे से आगाह करने लगे। पर इसी अफरा तफरी के बीच वो मॉन्स्टर वहाँ दस्तक देता है, जिसे देखकर भगदड़ मच गई, लेकिन एक नन्हा बच्चा वहाँ पर अकेला रह गया। तब टियानमिंग ने बहादुरी दिखाते हुए एक रस्सी की मदद से उस बच्चे को अपनी ओर खींचा और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया, मगर वो छिपकली अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी और लगातार टियानमिंग पर हमला कर रही थी। तभी टियानजाओ भी वापस पहुंच गया और बाकी लोगों की मदद करने लगा। तभी टियानमिंग ने एक तरकीब लगाई और एक कुल्हाड़ी को रस्सी से बांधकर पूरे जोर से उस मॉन्स्टर की ओर फेंका, जो सीधा उसकी पीठ में जा घुसी। जिसके बाद टियानमिंग ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर मॉन्स्टर ने खुद को छुड़ाया और गुस्से में दोबारा उसके पीछे पड़ गया। उस दौरान बचकर भागते वक्त टियानमिंग के हाथ से उसकी गन गिर गई, जिसे जाओ ने फौरन उठाया और उसके पीछे भागी। तब आगे बढ़ते हुए टियानमिंग की नजर एक गैस सिलेंडर पर पड़ी और उसने बिना देरी किए उसे उठाया और मॉन्स्टर के खुले हुए मुंह की ओर उछाल दिया। ठीक उसी वक्त जाओ ने टियानमिंग को गन थमा दी और टियानमिंग ने निशाना लगाते हुए सिलेंडर पर गोली दाग दी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और वो छिपकली दूर जा गिरी। इस धमाके के बाद मॉन्स्टर की बॉडी से कुछ अजीब सा पदार्थ जमीन पर गिरा, जिसे जाओ ने रिसर्च के लिए उठा लिया। जिसके बाद सब लोग तेजी से फैक्ट्री की ओर दौड़े, क्योंकि वही एक ठिकाना था जो सेफ नजर आ रहा था। फैक्ट्री के अंदर पहुंचते ही उन्होंने मेन गेट की इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी ताकि वो मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। अब अंदर पहुंचकर सबने चैन की सांस ली ही थी कि इसी बीच फैटी ने भारी मन से जोमी को बता दिया कि शाओ गुआंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये दर्दनाक खबर सुनकर जोमी पूरी तरह से टूट गई, मगर फैटी ने उसे संभाला और उसे हिम्मत दी। अभी फैक्ट्री में वो प्रेग्नेंट औरत भी मौजूद थी, जिसे देखकर जोमी ने अपने दुख को संभाला और उस औरत का ध्यान रखने में लग गई। इधर जाओ की नजर उस काले जहरीले लिक्विड पर पड़ती है और ये वही वेस्ट था जो उसने पहाड़ों पर देखा था। ये लिक्विड तालाब के पानी में मिल रहा था, जिसे देखकर जाओ समझ गई कि गांव वालों की बीमारी की असली वजह यही है। वो इसकी गहरी रिसर्च करना चाहती थी, इसलिए वो मना करने के बावजूद फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्सों में घुस गई। दूसरी ओर मिस्टर वू सीसीटीवी कैमरास के जरिए उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने फौरन अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि किसी भी बाहरी शख्स को इधर उधर भटकने ना दिया जाए। वहीं जाओ को फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में वो वेस्ट मिलता है जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक था और वो तुरंत उसके सैंपल्स इकट्ठा करने लगती है। उस वक्त उसके साथ गांव के 2 लोग भी मौजूद थे जो कि लापरवाही से वहां घूम रहे थे, मगर तभी गार्ड्स ने आकर उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया। पर जब तक गार्ड्स उन दोनों में उलझे हुए थे, जाओ वहां से निकलने में कामयाब रही। हालांकि एक गार्ड की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वहीं कुछ गार्ड्स ये सोचकर फैक्ट्री का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए कि खतरा अब टल चुका है, मगर तभी वो छिपकली वहां दस्तक देती है और उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतार देती है। तब उन गार्ड्स की चीखें सुनकर तियानजाओ अलर्ट हो जाता है। वो उस वक्त जोमी और उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ अकेला था। तब उसकी हिफाजत करने के लिए तियानजाओ ने उन्हें एक लोहे के पिंजरे में भेज दिया और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मॉन्स्टर वहां पहुंचा, तियानजाओ ने फायर एग्जीक्यूटर से उस पर हमला किया, मगर मॉन्स्टर की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। अब वो मॉन्स्टर तियानजाओ का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी जोमी ने दिमाग चलाया और मॉन्स्टर को वही मीटियोर वाला पत्थर दिखाया, जिसे देखकर मॉन्स्टर तियानजाओ को छोड़कर जोमी के पीछे लग गया। दूसरी ओर गार्ड्स ने जाओ को घेर लिया था, मगर जाओ ने अपनी हिफाजत करते हुए एक एक करके सबका मुकाबला किया। इधर जोमी ने मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर तियानजाओ को होश में लाया और फिर उस प्रेग्नेंट लेडी के साथ वहाँ से तेजी से भागी। इसी दौरान कुछ गाँव वाले मिस्टर वू के पास शिकायत लेकर पहुँचे कि वो उन्हें सुरक्षित रखे, मगर मिस्टर वू ने बदतमीजी
बदतमीजी करते हुए कहा कि वो सब उसके टुकड़ों पर ही पल रहे हैं। इससे गांव वालों और मिस्टर वू के बीच बहस छिड़ गई, जिसे देखकर टियानमिंग ने बीच बचाव करके उन्हें शांत करवाया। वहीं जाओ को गार्ड्स ने पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर ठीक फैटी वहां पहुंच गया और उसने जाओ को बचा लिया और इसके बाद वो दोनों वहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे। इधर गाँव वालों और मिस्टर वू के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी जाओ वहां पहुंचती है और एक बड़ा खुलासा करती है कि ये फैक्ट्री बेहद खतरनाक लिक्विड्स बना रही है और अगर इसका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये आगे चलकर कैंसर जैसी बेहद खतरनाक बीमारियां पैदा करने वाले तत्व में बदल जाएगी। जिसके बाद जाओ साफ तौर पर इल्जाम लगाती है कि इसी जहरीले लिक्विड की वजह से पूरा गांव बीमार पड़ा है और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ तक कि टियानमिंग के माता पिता की मौत की असली वजह भी यही था। तब ये सब सुनकर टियानमिंग का गुस्सा फूट पड़ता है और उससे समझ आता है कि उसके भाई ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी। टियानमिंग को शक होने लगता है कि इस मॉन्स्टर का ताल्लुक भी इसी लिक्विड से है। तब इस बात को साबित करने के लिए जाओ वही पदार्थ सामने लाती है जो मॉन्स्टर के जिस्म से निकला था। वो टेक्निकल डिटेल में बताती है कि मॉन्स्टर के स्केल्स के केराटिन में बदलाव हुआ है। ये म्यूटेशन इसीलिए हुआ क्योंकि ये जानवर गंदे नाले के पास रह रहे थे और बाकी की कसर उस एलियन मीटियोर ने पूरी कर दी और इन सब के असर से ही वो आम जानवर म्यूटेंट होकर इतना बड़ा मॉन्स्टर बन गया। हालांकि इतने सबूतों के बाद भी मिस्टर वू साफ मुकर जाता है, जिससे गुस्से में आकर जाओ उसे धमकी देती है कि वो सारा डाटा अपने प्रोफेसर को भेज देगी और वही पूरी दुनिया को सच बताएंगे। तब ये सुनते ही मिस्टर वू घबराकर अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि इन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाए, मगर मौका मिलते ही टियानमिंग गार्ड से भिड़ गया और मिस्टर वू वहाँ से दबे पांव निकल भागा। इसी बीच गांव वाले टियानमिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनका सामना तियानजाओ से होता है। तब शुरुआत में गाँव वाले उस पर नाराज होते हैं कि उसने उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा, लेकिन जल्दी ही सच्चाई सामने आ जाती है। तियानजाओ ने इस फैक्ट्री को बनाने की इजाजत सिर्फ इसीलिए दी थी ताकि गाँव के लोगों को रोजगार मिल सके। जब सब लोग समझ गए कि तियानजाओ की नीयत साफ थी, तभी तियानमिंग ने सबको तुरंत छुपने का इशारा किया, क्योंकि असल में वो मॉन्स्टर अब भी वहीं पर अदृश्य होकर आ गया था। तब सन्नाटे में दोनों भाई तियानमिंग और तियानजाओ साथ बैठते हैं और तियानजाओ अपने भाई को बताता है कि उसने उसे अब्रॉड पढ़ने सिर्फ इसीलिए भेजा ताकि वो इस दुख और स्ट्रेस से दूर रह सके। वो नहीं चाहता था कि माता पिता की मौत का बोझ तियानमिंग पर पड़े, इसलिए उसने वही किया जो उसके माता पिता चाहते थे, यानी कि उनका सपना पूरा करना। तब तियानमिंग ने अपने भाई को माफ कर दिया था और दोनों के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई थी। मगर तभी माहौल में सन्नाटा छा गया जब उस छिपकली ने एक और गार्ड को मौत के घाट उतार दिया। उसकी चीख सुनते ही दोनों भाई तेजी से बाकियों के पास पहुंचे और अब सवाल ये था कि इस अदृश्य शैतान से कैसे लड़ा जाए। तब जाओ ने एक प्लान बनाया। उसने बताया कि वो बाहर टावर के पास जाकर सिग्नल्स को ऑन करेगी ताकि वो अपने प्रोफेसर को छिपकली का डेटा भेज सके और ये जान सके कि इसे खत्म करने का क्या तरीका है। जिस पर फैटी ने भी फौरन जाओ का साथ देने का फैसला कर लिया और वो दोनों टावर की ओर निकल गए। मगर मिस्टर वू को उनके इस प्लान की भनक लग चुकी थी। उसने अपने एक वफादार आदमी को कीमती पत्थर का लालच देकर गन थमा दी और उन्हें हर हाल में रोकने का हुक्म दिया। इधर जाओ और फैटी टावर के पास पहुंचते हैं, पर वो शूटर पहले से ही वहां घात लगाए बैठा था। उसे देखकर फैटी ने उसे उलझाए रखा और इसी बीच जाओ ने प्रोफेसर को सारा डेटा भेज दिया। तब प्रोफेसर ने खुलासा किया कि ये सब मीटियोराइट के रेडियो एक्टिव इफेक्ट का नतीजा है। उन्होंने वार्न किया कि अगर छिपकली को रोकना है तो उसे उन कीमती पत्थरों से दूर रखना होगा, क्योंकि वही उसकी ताकत का असली राज है। इधर फैटी उस शूटर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मिस्टर वू एक धोखेबाज है, मगर वो वफादारी के नशे में अंधा हो चुका था और इसी झड़प में उसने फैटी पर गोली चला दी। इसके बाद जाओ जब नीचे आई तो उसने फैटी को खून में लथपथ देखा, जिस दौरान फैटी की हालत बेहद नाजुक थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तब अपनी आखिरी घड़ी में फैटी ने जाओ को अपना असली नाम बताया, यानी कि वोंग फैन, और अपने साथी को यूं खोता हुआ देखकर जाओ बुरी तरह से टूट गई। इसी बीच मिस्टर वू के उस शूटर पर अचानक वही विशालकाय सांप हमला बोल देता है। दरअसल उस आदमी के पास वो कीमती पत्थर था और ये दोनों ही मॉन्स्टर्स उन पत्थरों की अट्रैक्शंस की वजह से वहां खींचे चले आए थे और ये खौफनाक मंजर देखकर जाओ वहां से भाग निकली। दूसरी ओर मिस्टर वू सारे मीटियोराइट पत्थर समेटकर भागने की फिराक में था, मगर उसके रास्ते में तियानजाओ, तियानमिंग और जोमी दीवार बनकर खड़े हो गए। तियानजाओ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि तभी पास वाले कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ, जो कि इशारा था कि वो छिपकली अब उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। तब उसको पास आता देख मक्कारी दिखाते हुए मिस्टर वू ने कीमती पत्थर तियानजाओ की ओर फेंक दिया और खुद वहां से 9-2-11 हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो छिपकली अब सीधा तियानजाओ की ओर अट्रैक्ट हो गई। तब अपने भाई
और जोमी की जान बचाने के लिए तियानजाओ ने उन्हें खुद से दूर धक्का दे दिया, पर अफसोस उस खौफनाक छिपकली ने तियानजाओ को पकड़ लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर तियानमिंग पूरी तरह से टूट गया था। तब वो और जोमी किसी तरह वहाँ से बाहर निकल आए, जहाँ तियानमिंग ने जोमी को सुरक्षित जगह पर भेज दिया और खुद गम और पछतावे में डूब गया। तभी वहाँ जाओ पहुँचती है और उसे फैटी की मौत की दर्दनाक खबर देती है। जाओ ने उसे उस विशालकाय स्नेक मॉन्स्टर के बारे में भी बताया और उसे समझाया कि उन्हें हर हाल में मिस्टर वू को म्यूटियोर ले जाने से रोकना होगा, क्योंकि वो सांप उन पत्थरों का पीछा करते हुए कहीं भी पहुंच सकता है। तब बिना देरी किए तियानमिंग और जाओ बाइक पर सवार होकर मिस्टर वू को रोकने के लिए निकल पड़े। इधर मिस्टर वू अपने ट्रक में सारा माल लेकर ब्रिज से गुजर रहा था कि तभी उसके सामने वो विशालकाय सांप मॉन्स्टर आ धमका। मिस्टर वू डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो सांप उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। पर ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वहाँ वो छिपकली मॉन्स्टर भी आ पहुँचता है और उन दोनों विशाल जीवों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस भयानक लड़ाई में छिपकली ने सांप को हराकर मौत की नींद सुला दिया। वहीं दूसरी ओर जाओ और तियानमिंग ब्रिज पर फंसे हुए मासूम लोगों की जान बचाने में जुटे हुए थे कि तभी वो छिपकली उनकी ओर बढ़ी, जिसे देखकर तियानमिंग ने दिमाग चलाया और मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे लगा लिया। उस भारी भरकम छिपकली के वजन से ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से तियानमिंग ब्रिज को पकड़कर नीचे लटक गया और ठीक उसके पीछे वो मॉन्स्टर मौत बनकर खड़ा था। तब इसी कशमकश के बीच एक फ्यूल से भरा हुआ ट्रक उनकी ओर पलटा, जिसका सारा ऑयल उस छिपकली पर गिर गया और मौके की नजाकत को देखते हुए तियानमिंग ने एक जलता हुआ लाइटर उसकी ओर फेंका, जिससे वो छिपकली आग की लपटों में घिर गई और जलकर पूरी तरह से राख हो गई। जिसके बाद जाओ ने तुरंत आगे बढ़कर तियानमिंग का हाथ थामा और उसे ऊपर खींच लिया। खैर, अब मिस्टी आइलैंड की तबाही और उस विशालकाय मॉन्स्टर का सामना करने के बाद तियानमिंग और जाओ ने मिलकर आखिरकार उस म्यूटेड छिपकली को खत्म कर दिया था। अब 1 साल बाद आइलैंड के जख्म भर रहे हैं और ये लोग अब आगे आने वाले अनजान खतरों से दुनिया को बचाने के लिए एक टीम बन चुके हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये म्यूटेंट्स और मीटियोर्स का सिलसिला सिर्फ आज की बात है? क्योंकि इतिहास के पन्नों में एक ऐसी दीवार का जिक्र है जिसे म्यूटेंट से बचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें रोकने के लिए बनाया गया था। एक ऐसी जंग जो सदियों पहले शुरू हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ चाइना के एक विशाल रेगिस्तान की, जहाँ कुछ लुटेरों की टोली एक ऐसे काले पाउडर की तलाश में है जो हवा में आग लगा सके। तब विलियम और उसके साथी सैनिकों से बचकर एक गुफा में छुपते हैं, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना इंसानों से नहीं बल्कि उस खौफनाक थाउथी सेना से होने वाला है, जिन्होंने सदियों से आतंक मचा रखा है। पर क्या विलियम इस पुरानी दुनिया के दानवों से बच पाएगा? ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। इसलिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें ये बेहतरीन कहानी। और अगर कुछ और देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बनाने। सो बाय बाय।